इनकी नीयतें खराब हैं, 100% हैं। ये जो वक्फ की जायदादों पर ये लोग जो भी जिसको मौका मिलता है या कमेटियों में ये चिपट क्यों जाते हैं। मैं देखता हूँ कोई कब्रिस्तान में है तो चिपटा हुआ है, मस्जिद में है तो चिपटा हुआ है। हम इल्जाम लग रहे हैं तो छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल एकदम युवा आगे आ जाए। अरे बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। तुम्हारे उन नामाकूल मर्दूदों को इतनी भी शर्म नहीं आती कि ये जायदादें अल्लाह ताला की मिल्कियत है। कान पकड़ के लात मार के बाहर फेंकना चाहिए। उनकी नस्लों को पहले आगे आना चाहिए। वैसे तो 2 लाख करोड़ की संपत्ति जिससे कि फैज पहुंचता पूरी इंसानियत को, उसको जो इन लोगों ने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। रोड की जो जगह है वो मेन रोड में भी है, आप कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, कब्रिस्तान कमेटी की जगह यहाँ पर अपना ये काला डूंगी रोड में है ये जी, जहाँ पे कुछ लकड़ी का कुछ बना हुआ है वहां पे उस टाइप से हो। और भी हैं जगह। और एक मैंने सुना है कि मदरसा इशातुल हक की एक जगह है डिग्री कॉलेज के आसपास। अच्छा, नैनीताल रोड में भी? बिल्कुल, नैनीताल रोड पे भी है। तो जो ये पे दर पे जो लोग ये कमेटियों में और जो वक्फ की संपत्तियों पे, और उनके पापा थे, पापा के बाद पप्पा के पप्पा, ये जो अब्बा बेटा सब ये जो सिस्टम है ना ये सब घोटालेबाज है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका i7 न्यूज में। आज का जो ये पॉडकास्ट है बड़ा खास होने जा रहा है, क्योंकि हमारे साथ राष्ट्रीय सर्वदलीय मुस्लिम एक्शन कमेटी से के जो अध्यक्ष हैं अब्दुल राजिक, वो हमारे साथ हैं। दोस्तों, हम आज चर्चा करने आए हैं यहाँ पर वक्फ बोर्ड पर। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है कि ये प्रकरण काफी दिनों से चल रहा है और काफी लोग इसमें हमारे साथ जुड़ चुके हैं और काफी लोग जो है इस पर प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। तो उसी को लेकर आज हम बातचीत करने आए हैं अब्दुल राजिक साहब के पास। बहुत बहुत स्वागत है अब्दुल राजिक साहब आपका i7 न्यूज में। तो आपको पता ही है ये प्रकरण चल रहा है वक्फ बोर्ड का, तो क्या कुछ इस पर कहना चाहेंगे? वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति होती है वो गरीब गुरबा लोगों के लिए होती है। क्या लगता है आपको कि पिछले 40 से 50 साल में इस संपत्ति का फायदा उन तक पहुंच रहा है? देखिए, जो वक्फ के जो मायने हैं वो उसको वक्फ यानी कि चीजों को मतलब ठहरना, अल्लाह ताला को जायदाद वक्फ कर दी है। और वक्फ करने वालों का मकसद क्या होता है जी? वक्फ करने वालों का मकसद ये होता है कि जब बंदा दुनिया से चला जाता है तो उसके जो कहते हैं कि सवाब कमाने के जो जराए हैं वो रुक जाते हैं, क्योंकि वो जब दुनिया से चला गया तब उसके पास मौका तो नहीं है सवाब कमाने का। जी बिल्कुल। लेकिन जो लोग अपनी जायदादों को वक्फ कर दिया करते हैं वो इस नियत से वक्फ किया करते हैं कि हमारे मरने के बाद भी हमारे सवाब का सिलसिला जारी रहे। और उसकी शक्ल क्या होती है? उसकी शक्ल ये होती है कि जो वक्फ की जायदादें हैं उनका इस्तेमाल गरीब, यतीम, मसाजिद, मदारिस और दीगर उन कामों में जिससे कि इंसानियत को फैज़ पहुंचे, उसका फायदा पहुंचे और उसका सवाब जो बंदे ने अपनी जायदादों को वक्फ किया है उसका सवाब उसको मरने के बाद भी पहुंचता रहे, इसलिए बंदा अपनी जायदाद को वक्फ करता है जी। लेकिन सूरत हाल क्या है? आज आप देखें कि वक्फ की जमीनों पर जिस तरीके का तसल्लुत उन लोगों ने अपना कायम किया हुआ है, जो लोग गलत जराए का इस्तेमाल करके अपनी रोजी रोटी को कमाने का काम करते हैं, उन नामाकूल मर्दूदों को इतनी भी शर्म नहीं आती कि ये जायदादें अल्लाह ताला की मिल्कियत है। ये शख्सी मिल्कियत नहीं रही, ये अल्लाह की मिल्कियत हो गई है। और उसका मिसयूज करके और प्रोपेगेंडो के तहत अब एक वक्फ जायदादों को कब्जाने का भी ट्रेंड शुरू हुआ है जी। वक्फ जायदादों को कब्जा किया जा रहा है और ये गिरोह है, गिरोह जी, जो सिर्फ इसी पे काम करते हैं। हमने एक मुहिम शुरू की थी जिसमें हमने इस्लामिया स्कूल के बारे में शुरुआत की थी कि उसकी हालत बहुत जर्जर है, क्योंकि उसके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है। जो दुकानें हैं, 7 से 8 दुकानें हैं, उनका किराया भी लगभग लाखों में आता है और उसके बाद भी स्कूल जो है वो जर्जर हालत में। तो देखिए उसका असर हुआ है। और जो उसके पुराने कमेटी के लोग हैं, सुनने में आया कि वो बहुत जल्द जो है कमेटी छोड़ रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कमेटी में कौन लोग हैं मुझे उन लोगों की जानकारी तो है नहीं, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं, मेरा कहना यह है कि जो प्रॉपर्टियां वक्फ हैं और उनके जो नस्ले हयात हैं उन लोगों को आगे आना चाहिए जी, कि हमारे आबा व अजदाद ने इन अपनी जमीनों को, अपनी जायदादों को वक्फ अपने एसाले सवाब के लिए दिया था, ना कि तुम्हारे कब्जा करने के लिए दिया था। और कान पकड़ के लात मार के बाहर फेंकना चाहिए। उनकी नस्लों को पहले आगे आना चाहिए। वैसे तो
ऐसा नहीं है कि उन्हीं की जिम्मेदारी है, क्योंकि जब औकाफ की जायदाद, जी वक्फ की जायदाद कोई भी पूरी कौम की जिम्मेदारी है, इसलिए क्योंकि वो अल्लाह की मिल्कियत है, तो उसमें सबको हस्तक्षेप करना चाहिए। और किसी तरीके की इस तरीके की कोई एक्टिविटी अगर है तो बिल्कुल उसको जो है बिना किसी लाग लपेट के उसके खिलाफ बात करनी चाहिए, और सही दर्जों पर औकाफ की जायदादें आए और उनका सही इस्तेमाल हो, जिससे कौम, मिल्लत, देश और इंसानियत को उसका फैज़ पहुंचे। उसके लिए काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए रेहान भाई, आप बात समझिए कि 2 लाख करोड़ से ज्यादा की औकाफ की जायदादें हैं, और वो किसी की नहीं है, वो अल्लाह ताला की हैं। और वो उन लोगों ने, जिन लोगों ने 2 लाख करोड़ की देश में जायदादों को अल्लाह की मिल्कियत बना करके अल्लाह के सुपुर्द किया हो, उनकी नियतें क्या रही होंगी। अच्छा, जी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे पास लगातार ये मैसेज आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं हमारे पास कि आप जो है उन कब्जाधारियों का नाम ओपन करिए, उनको सामने लाइए कैमरे के, जिन्होंने कब्जा किया हुआ है। आपका इस पर क्या कहना है? मेरी अपनी राय यह है कि आप पहले उनसे पर्सनली मिलिए, उनसे पर्सनली मिलिए, बात रखिए, उनको उनकी अंदर की जो उनके ज़मीर को जिंदा करिए, जगाइए, कहना औकाफ की जायदादें हैं, इनको आप सही तरीके से यूज़ करें। हाँ। और अगर नहीं आते हैं तो आप क्या कहते हैं कि एक्सपोज करना है क्या, बिल्कुल खुलेआम रोड पे बात करिए। क्योंकि राजिक भाई इसमें मामला ऐसा है कि जो कब्जा, जमीनें जो कब्जा की हुई हैं, प्रॉपर्टी जो कब्जा की हुई है, उसमें करोड़पति लोग हैं, लाखपति लोग हैं, उन्होंने वो प्रॉपर्टियां कब्जा की हुई, यानी कि गरीब तक वाकई नहीं पहुंच पा रहा है उनका हक। नहीं, बिल्कुल, अगर ऐसा है तो उनके खिलाफ बात होनी चाहिए और बात करनी चाहिए, और उनसे बिल्कुल इस बात में अगर आप आज की रेट से, आज की डेट उस मार्केट वैल्यू के हिसाब से आप किराया देते हैं, हाँ, तो आप रहिए, और नहीं देते हैं तो गुड बाय। राजिक भाई आपसे एक चीज जानना चाहेंगे कि आपके पास क्या कुछ आइडिया है, जैसे मान लीजिए इतनी सारी वक्फ की प्रॉपर्टी है और मॉनिटरिंग हर एक कमेटी नहीं कर पा रही है, तो क्या इन कमेटियों के ऊपर भी कोई ऐसी टीम होनी चाहिए, क्या कुछ उस पर आप बताना चाहेंगे? देखिए रेहान भाई, मेरा ऐसा मानना है, और आपसे भी इस बारे में डिस्कशन हुआ था, और मुझे बहुत बढ़िया एक आपकी बात लगी कि आपने वक्फ की जायदादों को लेकर के एक मुहिम की शुरुआत की है, मतलब लोग जागरूक हो रहे हैं और लोगों को महसूस हो रहा है, हमें भी लोगों के द्वारा ही मालूम हुआ सारी चीज़ों का, कि वक्फ की जायदादों का ख्याल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि लोगों ने इसको धंधा बनाया हुआ है। और आप जैसा कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए, तो मेरी नज़र में होना ये चाहिए, मतलब मेरी अपनी राय है, जी जी, जैसा आपसे डिस्कशन भी हुआ था कि 25-30 लोगों की शहर के एतबार से कमेटियां बने, और सारे मस्जिद के इमामों से जो है लोग अपना राब्ता करें कि आप लोगों के साथ में बैठ करके हमने या महीनेवार या 15 दिन में सारा ऑडिट वो लोग करें। अच्छा, आप कहना चाहते हैं कि ऑडिटर की एक टीम बन जाए? बिल्कुल, ऑडिटर सारी मस्जिदों पे ऑडिट करें। बिल्कुल बननी चाहिए, और सारे आइम्मा हजरात को इसमें अपनी जो है सहमति देनी चाहिए। अगर पारदर्शिता होगी तो सब सहमति भी देंगे, पारदर्शिता होगी सारे लोग इस बात को एक्सेप्ट करेंगे, नॉन पॉलिटिकल और कायदे के लोगों की एक कमेटी होनी चाहिए, हर शहर में 25 लोग होगी, सारे अकायद के लोग उनमें मौजूद होने चाहिए, और बिना किसी लाग लपेट के वो लोग अपना ऑडिट करें और वक्फ की जायदादों को सही तरीके से ले जाने के लिए मुहिम चलाएं। और जो वक्फ की जायदादों का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करता है, मिली तौर पर उसका बहिष्कार किया जाए, बिल्कुल बहिष्कार किया जाए, और ये सबको अपनी जिम्मेदारी बनाने की जरूरत है। तभी जो 2 लाख करोड़ की संपत्ति जिससे कि फैज़ पहुंचता पूरी इंसानियत को, उसको जो इन लोगों ने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका हक अदा हो सकता है। तब राजिक भाई एक बात जानना चाहेंगे कि काफी ज्यादा जो हमने वक्फ प्रॉपर्टी के जो कमेटियां देखी ना, उसमें और इतनी खामियां मिली उसमें कि किसी कमेटी में तो एक ही है, किसी कमेटी में 2 लोग हैं, और कुछ तो ऐसे हैं कि पुश्तैनी मतलब चले आ रहे हैं, जैसे उनके दादा उसके अध्यक्ष थे मान लीजिए, तो वो खुद बन गए, उनके पिताजी बन गए, अब वो आके खुद बन गए, आगे उनकी नस्ल, मतलब 3 पीढ़ियों तक वो काम चला आ रहा है कि जैसे मान लीजिए मुतवल्ली कहते हैं, जैसे कि हमने किसी प्रॉपर्टी पर एक मुतवल्ली रख दिया तो वो सिलसिलेवार चला आ रहा है, ना तो कोई उसका हिसाब है ना तो किताब है, जो उसकी प्रॉपर्टियां हैं उनको खुर्द-बुर्द कर दिया गया है, बेच दिया गया है, और किराया मामूली होता है और किराया तक नहीं पहुंचता है। क्या देखिए, मैं आपको बताऊं 99% बोल रहा हूं मैं, और बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, 99% जो ये
तय दर पे जो लोग ये कमेटियों में और जो वक्फ की संपत्तियों पे, और उनके पापा थे, पापा के बाद पप्पा के पप्पा, ये जो अब्बा बेटा सब ये जो सिस्टम है ना, ये सब घोटालेबाज है। मैं 99% बोल रहा हूँ बिना किसी लाग लपेट के, बड़ी जिम्मेदारी के साथ। इनकी नियतें खराब हैं, 100% हैं। ये जो वक्फ की जायदादों पर ये लोग जो भी जिसको मौका मिलता है या कमेटियों में ये चिपट क्यों जाते हैं। मैं देखता हूँ कोई कब्रिस्तान में है तो चिपटा हुआ है, मस्जिद में है तो चिपटा हुआ है। हम इल्जाम लग रहे हैं तो छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल एकदम युवा आगे आ जाए। अरे बिल्कुल छोड़ देना चाहिए तुम्हारे जमीन तो। लेकिन नहीं, गालियां भी खा रहे हैं, लोगों के इल्जाम भी सह रहे हैं, लेकिन बने हुए हैं। किसके पीछे मकसद क्या है जी। और मैं आपको बताऊं, एक बार मेरा वक्फ बोर्ड ऑफिस में जाना हुआ जी, देहरादून। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, इतनी शर्म वहां पे आ रही थी मुझे देख के ना। मुल्ला टाइप के बने हुए हैं और झोले उठाए घूम रहे हैं, भागे हुए इधर से उधर, उधर से इधर, समझे। वो किसी जायदाद के लिए आए, वो किसी जायदाद के लिए आए। अरे तुम बेवकूफ समझ रहे हो? ये तुम सब अपने धंधे कर रहे हो। धंधे और शर्म करो कि किस में कर रहे हो। वक्फ बोर्ड के 98% कर्मचारी रिश्वतखोर, करप्ट, भ्रष्ट है। बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं, 98% कर्मचारी भ्रष्ट, करप्ट, रिश्वत लेके जायदादों का गलत काम कर रहे हैं वक्फ की जायदादों के साथ में। और जो हमारे करवाने वाले हैं उनसे बड़े गुनाहगार उस बात के। अगर वक्फ बोर्ड की जो जगह है वो मेन रोड में भी है, आप कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, कब्रिस्तान कमेटी की जगह यहाँ पर अपना ये कालाडूंगी रोड में है ये जी, जहाँ पे कुछ लकड़ी का कुछ बना हुआ है वहां पे उस टाइप से हो। और भी है जगह। और एक मैंने सुना है कि मदरसा इशातुल हक की एक जगह है डिग्री कॉलेज के आसपास। अच्छा, नैनीताल रोड में भी? बिल्कुल, नैनीताल रोड पे भी है। तो ये सोचना चाहिए उन लोगों को जो लोग इसकी वक्फ की प्रॉपर्टी को खुर्द बुर्द करते हैं, आगे किराए पे देते हैं। देखिए बहुत सारे नाम आ रहे हैं, इसमें किसी मौलाना का नाम भी एक आ रहा है, तो हम उसकी जांच में जुटे हुए हैं। बहुत जल्दी खुलासा करने वाले हैं, बहुत बड़ा खुलासा बहुत जल्दी। नहीं, आप जो भी चाहे करें जी। और वक्फ की जायदादों को लेके अगर आप बिल्कुल निष्पक्ष तौर पर अगर कोई भी काम करेंगे, हम आपके साथ बिल्कुल खड़े हैं। और हम क्या खड़े हैं, सारे लोगों को खड़ा होना चाहिए। अच्छा, जो युवा हैं उनको कैसे जागरूक करेंगे? क्योंकि हम हर वीडियो में जागरूक करते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कमेटी बने उससे पहले ही कुछ युवा आगे आए। और नहीं, हमारे युवा सब जागरूक हैं, सब मोबाइलों में जागरूक हैं जी, सब मोबाइल में कमेंट करते हैं, बहुत जागरूक हैं जी। मोबाइल हाथ में लेकर के सब कुछ करा लो, आप बहुत जागरूक हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ उनको, धरातल पे कैसे आएंगे वो उस पे बात करिए रिहान भाई। मोबाइल में तो कमेंटबाजी और ज्ञानी, मोबाइल के ज्ञानी तो बहुत सारे हैं जी। सड़क पे आकर के कौन ज्ञान देगा? बिल्कुल, मैं वही चाह रहा हूँ, मैदान में आके कौन ज्ञान देगा? एक अकेला चना कहाँ तक भाड़ फूट सकता है, हम भी कहाँ तक कर सकते हैं? आपको पता है अपनी औकात की जायदादों की हिफाजत के लिए जिम्मेदारी एक ही नहीं, बल्कि जो हमारे नौजवान हजरात हैं जो मोबाइल में अपना जो ज्ञान देते हैं, वो लोगों को भी बाहर आना चाहिए जी। और बाहर आकर के सिस्टम ऐसा बनाना चाहिए कि हमारी औकात की जायदादें किस तरीके से इस्तेमाल हों, जिससे कि कौम, मिल्लत, देश, इंसानियत सबको उसका फैज़ पहुंचे। और आप यकीन करना, अगर पूरे हिंदुस्तान में 2 लाख करोड़ की संपत्तियां सही तरीके से इस्तेमाल हो गई तो आप ये समझिएगा कि बहुत बड़े तबके को फैज़ पहुंचाने के लिए काम करेंगी। कितने अस्पताल, कितने स्कूल, कितनी यूनिवर्सिटी, कितने ऐसे इदारे जिनसे कि गरीब बच्चों को तालीम के इंतजामात, बिल्कुल ऐसे हॉस्पिटल जिनमें गरीबों के मुफ्त इलाज की सुविधाएं, आप क्या नहीं कर सकते। आप यकीन करिए, अगर इन जायदादों का सही इस्तेमाल हो गया तो आपकी, जैसे कि औकाफ की जायदादों को वक्फ करने वालों ने एसाले सवाब का जरिया बनाया था, मैं कहता हूं कि आज जो लोग इनको इन चीजों पर करामत करने के लिए जो कोशिशें करेंगे, उनके भी एसाले सवाब का जरिया बन जाएंगी। राज़िक भाई, आखिरी सवाल आपसे ये कहना चाहेंगे कि जिन लोगों ने भी वक्फ की प्रॉपर्टी को अपने आप किराए पे लिया और किराए पे लेने के बाद उसको लाखों में आगे बेचा और उसका किराया 10 से 15 हजार आज के टाइम में खा रहे हैं, और मस्जिद को 70 रुपए 80 रुपए भी किराया 1982 से आज तक का नहीं दिया है, उन लोगों को क्या साफ साफ मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, वो सीधे सीधे तौर पे उन लोगों ने सीधे अल्लाह ताला से जंग की हुई है जी। और अगर जो लोग ऐसे हैं, जो भी हैं, कसम खुदा की खा के मैं कह रहा हूं कि उनको शर्म आनी चाहिए और डूब मरना चाहिए। और उन्हें ये नहीं पता कि अल्लाह ताला का अजाब, इस जो सवाल आपका है, अगर ऐसा है तो उन पर किस तरीके से आएगा वो लोग सोच भी नहीं सकते। और मैं तो कह रहा हूं कि उस पैसे का निवाला
उन लोगों के हलक से कैसे उतरता होगा। मैं तो ये मतलब इस बात को कहने में नाराज रहा हूं कि इतनी हिम्मत भी लोगों में हो सकती है। तो आप इस पक्ष में हैं कि उनके नाम सार्वजनिक किए जाएं? ऐसे लोगों के तो सार्वजनिक होने चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल होने चाहिए। काफी सफेद पोश भी हैं, बड़े बड़े सफेद वो नहीं, एक बार बताओ मुझे। व्हाइट कॉलर जिनको वो बोला जाता नहीं, है। वो व्हाइट कॉलर ही कहाँ है जो अल्लाह ताला की मिल्कियत को सब 70 रुपए महीने का किराया देके खुद 20,000 रुपए खा रहा हो, कहाँ से व्हाइट कॉलर लेकिन हो गया? अभी तक तो क्योंकि खुला नहीं है, तो अभी तक तो सबको यही पता है कि ये बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत नहीं, अच्छे व्हाइट हो ब्लैक हो कोई हो, हाँ अल्लाह की मिल्कियत की जिम्मेदारी कौम के एक एक फर्द की, एक एक बंदे की है, जी। और उनको समझाने की जिम्मेदारी कौम के एक एक फर्द, एक एक बंदे की है। उनको अच्छा लगता है, उनको बुरा लगता है, उसकी कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है। जी। कोई अगर दुश्मनी रखना चाहे रखे, कोई परवाह नहीं, लेकिन अगर ऐसा है तो उसके लिए काम करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया राजिक भाई आपका i7 न्यूज़ से बात करने के लिए और इस टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।